नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान में बातचीत की सहमति बन गई है। इसका मतलब है दोनों देश अब हर मसले पर बात करेंगे। कश्मीर पर भी बात होगी। यह समग्र या कि कंपोजिट डायलॉग का खाका है। कांग्रेस की मनमोहन सरकार के वक्त विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के वक्त पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के कारण बातचीत में ठहराव आया था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और वार्ता की पहल की, तब भी कश्मीर का फच्चर पड़ा, बातचीत ठहर गई। भारत ने दो टूक स्टैंड लिया कि आतंकवाद पर ही बात होगी। कश्मीर सीमा नियंत्रण रेखा उल्लंघन, आतंकवाद की हकीकत ने नरेंद्र मोदी सरकार में धारणा बनाई कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता। तभी बात रुक गई, संवाद टूट गया। वह स्थिति अचानक अब बदली है। नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इस्लामाबाद भेजा। ऐसा इस तैयारी के साथ हुआ कि कंपोजिट वार्ता का सिलसिला शुरू करना है। जाहिर है पर्दे के पीछे ऐसी कूटनीति हुई है जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों तैयार हुए। अपने आप में यह अच्छी बात है। बात करते हुए बातों में उलझे रहना समय पास करा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इससे वाहवाही होगी तो वे वैश्विक कूटनीति के उनके प्रयोजन साध सकेंगे। लेकिन यह गलतफहमी न रखी जाए कि भारत कश्मीर छोड़ देगा या पाकिस्तान अपना कश्मीर मिशन खत्म कर देगा। तब होना क्या है, आज इस पर चर्चा है। मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी की टीम के नौजवान रहनुमा इन दिनों हैरान परेशान हैं। उनको लग रहा है कि जब भी कांग्रेस की हालत सुधरती नजर आती है और इस बात की बहस शुरू होती है कि राहुल को पार्टी का सदर बनाया जाए, तभी कोई न कोई मसला खड़ा हो जाता है और इसी बहाने राहुल की ताजपोशी टल जाती है। राहुल की टीम के नौजवान रहनुमाओं का मानना है कि हर बार पार्टी के सीनियर और मंझे हुए रहनुमाओं की तरफ से फच्चर डाला जाता है। ताजा मामला इसकी मिसाल है। बिहार के इंतखाबी नताइज के बाद कांग्रेस में माहौल जोश वाला था। आखिर राहुल ने अजीम इत्तेहाद बनवाया था और नीतीश कुमार की कमान में लड़ने का फैसला कराया था। उससे पहले तहवील आराजी बिल पर हुकूमत को बैकफुट पर लाने की हमलावर मुहिम भी राहुल की थी। इसलिए अभी उनको सदर बनाने का फैसला होता नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच नेशनल हेराल्ड का मामला आ गया। राहुल के करीबी मान रहे हैं कि इसके दस्तावेज लीक कराने और सोनिया राहुल को उलझाने में पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं का हाथ है। इससे पहले मई में जब राहुल गांधी 56 दिन की छुट्टी से लौटे थे और दिल्ली में कामयाब किसान रैली हुई थी, तब भी राहुल को सदर बनाने का फैसला हो गया था। लेकिन उस वक्त पुराने रहनुमाओं ने बिहार इंतखाबात के बहाने राहुल की ताजपोशी टलवाई थी। अभी 5 सूबों के इंतखाबात के बहाने राहुल की तरक्की रोकी जा रही है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बहाने उसे टलवाने की कोशिश होगी। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राहुल गांधी को सदर बनाने का फैसला ही नहीं टला है, बल्कि तंजीम में होने वाला रद्दोबदल भी टल गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी की तंजीम में इसी महीने रद्दोबदल होने वाला था। राहुल गांधी ने सहाफियों से एक गैर रस्मी मुलाकात के दौरान भी कहा था कि तंजीम के इंतखाबात बेशक 1 साल में होंगे, लेकिन तंजीम में रद्दोबदल उससे पहले हो जाएगा। उनको कई सूबों में सूबाई सदर बदलना था, मरकजी तंजीम में नए ओहदेदारान की तकरूरी करनी थी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी रद्दोबदल करना था। लेकिन नेशनल हेराल्ड पर हुए हंगामे और कानूनी लड़ाई के चक्कर में सब टल गया। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि आइंदा साल अप्रैल मई में होने वाले 5 सूबों के इंतखाबात से पहले बड़े पैमाने पर तंजीम में रद्दोबदल के इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी रहनुमाओं का कहना है कि हालात जैसे हैं ऐसे बने रखने की हिमायत करने वाले पुराने रहनुमा किसी न किसी बहाने इसे टलवाए रखना चाहते हैं। वो अपने मकसद में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद इक्का दुक्का तकरूरियां होंगी और मुकम्मल रद्दोबदल सितंबर तक टल जाएगा। सितंबर में कांग्रेस सदर की 1 साल बढ़ाई गई मियाद खत्म होगी और उसी वक्त नए सदर का इंतखाब और तंजीम में रद्दोबदल होगा। हालांकि उस वक्त भी राहुल का सदर बनना इस पर मुनहसिर करेगा कि सीनियर रहनुमाओं के साथ कितना तालमेल बना पाते हैं।
एनसीपी सदर शरद पवार कमाल की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सवानाए जिंदगी ऑन माई टर्म्स में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। इस किताब में उन्होंने 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत गिराने का सहरा लिया तो सोनिया गांधी को निशाना बनाकर कहा है कि सोनिया गांधी किसी आजाद नजरिए वाले शख्स को वजीर आजम बनाने की हिमायत में नहीं थी। उन्होंने खुलासा किया है कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के अक्सरियत साबित करने के वक्त उन्होंने मायावती को खिलाफ वोट डालने के लिए तैयार किया था। इस तरह शरद पवार ने गैर बीजेपी पार्टियों को पैगाम दिया है कि वो बीजेपी मुखालिफ हैं, तो दूसरी जानिब सोनिया पर हमला करके उन्होंने गैर कांग्रेसी पार्टियों को भी एक पैगाम दिया है। पवार का कमाल ये है कि उन्होंने अपनी किताब में ऐसे नुकात रोक कर रखे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ थे। उनको नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी दोनों को अपने बर्थडे के प्रोग्राम में बुलाना था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी की मुखालफत वाले नुकात रोके रखे। जाहिर है वो ये दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी का आला रहनुमाओं में उनकी मकबूलियत है, तो साथ ही इलाकाइयों को अपनी किताब के जरिए ये पैगाम दिया कि वो कांग्रेस और बीजेपी के मुखालिफ हैं। अपनी इस पोजीशनिंग का वो क्या फायदा लेना चाहते हैं ये अभी तय नहीं है। वो खुद को 2017 के इंतखाबात में सदारती ओहदे का दावेदार भी बना सकते हैं और 2019 के लिए भी पोजीशनिंग कर सकते हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने हाल के अपने पाकिस्तान दौरे पर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में तफसीलात पेश की। राज्यसभा में उन्होंने पाकिस्तान दौरे पर बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जामे मुज़ाकरात से दोनों ममालिक के दरमियान अमन और तरक्की का नया बाब शुरू होगा, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान लगातार बढ़ते फासले अमन और तरक्की के लिए रुकावट हैं। सुषमा ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ एक नया नतीजा खेज जामे मुज़ाकरात के तहत बातचीत का आगाज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के खारजा सेक्रेटरीज को जामे मुज़ाकरात के खाके को तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुषमा ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के रास्ते में अहम रुकावट दहशतगर्दी से निपटने की है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये ऐवान भी इस जज्बे से पूरी तरह मुत्तफिक होगा। सुषमा स्वराज के बयान पर कांग्रेस के अरकान ने ऐवान में जमकर हंगामा किया। वहीं लोकसभा में भी सुषमा स्वराज ने हंगामे के दरमियान ही अपना बयान दिया, लेकिन लोकसभा में लगभग सभी पार्टियों ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की हिमायत की। लोकसभा में इस पर हुई मुख्तसर सी बहस का सुषमा ने जवाब दिया और हिमायत के लिए पूरे ऐवान का शुक्रिया अदा किया। मरकजी वजीर मालिया अरुण जेटली ने खदशा जाहिर किया है कि इस इजलास में भी शायद ही जीएसटी बिल पास नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा है कि मानसून इजलास की तरह ही पार्लियामेंट का सरमाया इजलास भी पूरी तरह से धुलता हुआ नजर आ रहा है और इस बात का इम्कान नहीं है कि इस इजलास में भी जीएसटी बिल पास हो सके। इससे कबल वजीर मालिया जेटली और पार्लिमानी उमूर के वजीर वेंकैया नायडू ने कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के लीडरान से मुलाकात की थी और जीएसटी पर बहरान को खत्म करने पर तबादला ख्याल किया था। इस बारे में पूछे जाने पर पार्लिमानी उमूर के ममलिकती वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अपोजिशन ने अभी सिर्फ हुकूमत की बातों को सुना है, अपनी बात नहीं सुनाई है। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट कुमारी शैलजा के बाद अब कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि असम में उनको एक मंदिर में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की गई थी। राहुल ने आज पार्लियामेंट के अहाते में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारकुनान ने उनको बरपेटा के एक मंदिर में दाखिल होने से रोका था। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का सियासी काम करने का तरीका है जो किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जा सकता। राहुल ने दावा किया है कि संघ कारकुनान ने खातून को उनके सामने खड़ा कर दिया और मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया। बाद में जब संघ के कारकुन चले गए तब वो मंदिर में जा सके। उन्होंने केरल के कोल्लम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक प्रोग्राम में रियासत के वजीर आला ओमान चांडी को मदऊ नहीं किए जाने के लिए वजीर आजम पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि ये रियासत के लोगों की बेइज्जती है। दोनों ऐवान में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने पंजाब के अबोहर और केरल के वाक़े को लेकर हंगामा किया और ऐवान की कार्रवाई में रुखना पैदा किया।
दिल्ली में महकमा रेल की जानिब से शकूर बस्ती इलाके में झुग्गी बस्ती उजाड़े जाने के मसले पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कल इस इन्हदामी कार्रवाई में एक छोटी बच्ची की मौत वाक़ हो गई थी। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मुजाहरा किया है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने आज शकूर बस्ती पहुंचकर मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो एक भी झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। राहुल ने लोगों से कहा है कि अगर कोई झुग्गी तोड़ने आए तो वो उन्हें फोन करें। उन्होंने ये मसला पार्लियामेंट में उठाने का भी भरोसा दिया है। राहुल के शकूर बस्ती पहुंचने पर वहां मुजाहरा कर रहे आपके कारकुनान ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पर राहुल ने कहा कि जब दिल्ली में आपकी ही हुकूमत है तो उनके रहनुमा क्यों मुजाहरा कर रहे हैं। इस पर केजरीवाल ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी बच्चे हैं, उनको शायद उनकी पार्टी ने यह नहीं बताया है कि महकमा रेल मरकजी हुकूमत के तहत आता है। दूसरी जानिब वजीर रेल सुरेश प्रभु ने कहा है कि बच्चे की मौत को लेकर कार्रवाई के अहकामात दे दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि झुग्गी तोड़ने का नोटिस पहले ही दिया जा चुका था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। दुनिया और खासकर अमेरिका व यूरोप इस्लामी स्टेट व आतंकियों के खिलाफ जिहाद छेड़े हुए हैं। पाकिस्तान का उसमें एक अहम रोल है तो भारत का भी महत्व है। इसलिए दोनों देशों के नेताओं के लिए आपसी बातचीत से टाइम पास करते हुए दूसरे मकसद साधना एक जरूरत है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की तारीख जैसी रही है उसे देखते हुए ये सवाल लाजमी है कि अब फिर से जो बातचीत शुरू हो रही है उससे क्या निकलने वाला है। क्या इस बातचीत से मसला कश्मीर हल हो जाएगा या क्या इस बातचीत से हिंदुस्तान पर से दहशतगर्दी का खतरा टल जाएगा? यही दो सवाल सबसे अहम हैं। बाकी तो कई मसले हैं जिन पर बात होनी है, लेकिन वो सब हाशिए के मुद्दे हैं। सियाचिन से लेकर तुलबुल बराज तक और नदियों के पानी से लेकर पनबिजली मंसूबे तक अनगिनत मामले हैं जिन पर मजाक में बात होगी, लेकिन इनके सुलझ जाने या अटके रहने से दोनों ममालिक के रिश्तों पर कोई खास असर नहीं होगा। असली मसला कश्मीर और दहशतगर्दी का है। पहले पाकिस्तान कहता था कि वो कश्मीर पर मज़ाकरात चाहता है और हिंदुस्तान चाहता था कि दहशतगर्दी पर बात हो। इसी मसले पर NSA लेवल के मज़ाकरात टले थे। अब किसी भी वजह से मज़ाकरात हो रहे हैं तो बैंकॉक में दोनों ममालिक के कौमी सलामती मुशीर और फिर बाद में इस्लामाबाद में सुषमा स्वराज और सरताज अजीज की बातचीत में ये रजामंदी बनी है कि कश्मीर और दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। हिंदुस्तान से मज़ाकरात शुरू करने से एक सतह पर पाकिस्तान को मंजूरी मिली है। उसके इस दावे पर मोहर लगी है कि वो भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। पाकिस्तान इस बहाने दुनिया को ये दिखा रहा है कि उसने ज़रबे अज़्ब नाम से दहशतगर्दियों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है वैसी मुहिम किसी मुल्क ने कभी नहीं चलाई। लेकिन इस मुहिम के कई पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि पाकिस्तान की दहशतगर्द मुखालिफ लड़ाई मगरिबी सरहदों पर है जो बुनियादी तौर से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ है। दूसरा पहलू ये है कि वो दहशतगर्दों और शिद्दत पसंदों में अच्छे और बुरे का फर्क कर रहा है। पाकिस्तान अपनी जमीन से काम करने वाली शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो मुंबई पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसी दहशतगर्द तंजीम या तो उसकी सरजमी से चल रही है या उसके कब्जे वाले कश्मीर में उनका ठिकाना है जहाँ से वो हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ चला रहे हैं। पाकिस्तान उन पर काबू नहीं कर रहा है। फिर एक पहलू फौज और ISI का है। दोनों का हिंदुस्तान मुखालिफ नजरिया एक आम बात है। ISI नेपाल से बांग्लादेश तक कई तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई न कोई सरगर्मी चलाता रहता है। ऐसे में अगर हिंदुस्तान उसके साथ दहशतगर्दी पर बात करता है तो वो बात जरबे अज़्ब की नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान की अपनी दाखिली दहशतगर्द तंजीमों की होगी। अगर पाकिस्तान उनको रोकने का वादा करता है तब तो इससे कुछ हासिल होगा, वरना हालात जस के तस रहेंगे। पाकिस्तान को भी पता है कि हिंदुस्तान कश्मीर नहीं छोड़ सकता है और न वहाँ के अहलैदगी पसंद तंजीमों को मज़ाकरात के अमल में शामिल कर सकता है। इसके बावजूद अगर वो हिंदुस्तान के साथ मज़ाकरात जारी रखता है तो ये एक अच्छा इशारा होगा। इस वक्त पूरी दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। ISIS को खत्म करने की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में हिंदुस्तान और पाकिस्तान भले सीधे शामिल न हो, लेकिन दहशतगर्दी को रोकने का उनका मुश्तरका अज़्म भी इसमें काफी मददगार बनेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भारत व पाकिस्तान में बातचीत की सहमति पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान से बातचीत शुरू होते ही भारत की अमन परस्त जमात
बम बम हो जाती है। मगर नरेंद्र मोदी और भाजपा के वोट इस जमात का हिस्सा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से कंपोजिट वार्ता शुरू कर बहुत जोखिम उठाई है, तभी उनकी सोच व रणनीति को लेकर सवाल है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, भारत पाकिस्तान के बीच में कंपोजिट वार्ता शुरू हो जाना ये अपने आप में कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है? और अगर ये हो रही है तो क्या दोनों तरफ कुछ बुनियादी नियत में कुछ परिवर्तन देखते हैं आप? देखिए, शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि गुलाब के फूल का कोई भी नाम दो वो गुलाब का फूल ही रहेगा। उसी तरह से वार्ता को कोई भी नाम दो तो वो वार्ता ही रहेगी। ये कॉम्पोजिट डायलॉग नहीं बोल रहे, इसको कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग बोल रहे हैं। कॉम्पोजिट डायलॉग खत्म हो गया था जब मुंबई में हादसा हुआ था, उसके बाद एक रिज्यूम डायलॉग शुरू हुआ था, और जब हमारे जवानों के सर कलम कर दिए गए थे सरहद पे तो उसके बाद वो भी उसकी भी तिलांजलि हो गई थी। और अब जो डायलॉग शुरू हुआ है वो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है। और कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि इसमें दोनों मुल्कों को जो वो चाहते थे वो मिला है। अगर आपको याद हो तो जब पीछे एनएसए की बातचीत होनी थी अगस्त माह में, फॉरेन सेक्रेटरीज की बातचीत और उसके बाद ऊफा के पैक्ट के बाद एनएसए की बातचीत, तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से दो चीजें हुई थी जिसके कारण गतिरोध हुआ। एक ये था कि वो हुर्रियत से मिलना चाहते थे और हुर्रियत से भारत सरकार नहीं चाहती थी कि वो मिले। और बाद में उनकी ये पोजीशन हो गई थी पाकिस्तान की कि हुर्रियत के लोगों को रोक दिया गया था, तो हम उस पर तो इंसिस्ट कर नहीं सकते थे। वो भारत सरकार की अपनी जुरिस्डिक्शन है, वो जो मर्जी करें। लेकिन वो ये चाहते थे कि एनएसए के साथ फॉरेन सेक्रेटरीज भी आ जाएं और ये बात को मानते थे कि टेररिज्म पे ही बातचीत होनी है उफा की स्टेटमेंट के हिसाब से। लेकिन वो चाहते थे कि साथ साथ फॉरेन सेक्रेटरीज अगर मिल लेंगे तो और जो मुद्दे हैं और जिसमें कश्मीर भी है उस पर आगे क्या करना है उसका रोड मैप तय हो जाएगा। लेकिन उस वक्त इन दोनों की बात नहीं बनी। फिर मैं समझता हूँ कि बैक चैनल से बातचीत हुई। एनएसए साहब, हमारे जो डोवल साहब हैं, उन्होंने यहाँ जो बासित साहब हैं उनके हाई कमिश्नर, उनसे बातचीत की और हमने कुछ पत्राचार भी किया अपने हाई कमीशन के जरिए और उनके हाई कमीशन के जरिए, और एक बैक चैनल चली और जिसके चलते बैंकॉक में दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिले। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात का भी एक नया पहलू था, क्योंकि जब पहले एनएसए मिलने थे जब सरताज अजीज एनएसए थे जी। अब नसीर जंजुआ एनएसए हैं जो कि एक जर्नल है, रिटायर्ड जनरल पाकिस्तान आर्मी के, और माना जाता है कि जो दूसरे अहम शरीफ हैं पाकिस्तान में, जिनका नाम रहील शरीफ है, जो कि उनके आर्मी चीफ है, उनके नजदीकी माने जाते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये जो नया प्रोसेस शुरू हुआ है कम से कम पाकिस्तान की तरफ से उनकी सिविलियन लीडरशिप और उनकी आर्मी लीडरशिप एक ही पेज पर है। नहीं तो ये इस सोच के पीछे इसके पीछे कारण क्या वजह मान रहे? ये पाकिस्तान की खुद की पहल लचीला हुआ उसके कारण या हमारी तरफ से लचीलापन हुआ? क्या वजह क्या मान रहे हैं आप, या कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय सुझाव होता है। अब कुछ लोग सुझाव को भी दबाव समझ सकते हैं। अगर बाराक ओबामा फोन करके हमारे प्रधानमंत्री को कुछ कहें सुझाव के रूप में, तो एक तरह से उसका दबाव भी माना जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप नक्शे पे देखें तो पाकिस्तान ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह पर कायम है कि उसकी अहमियत है, उसकी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है कि अफगानिस्तान के चलते और उधर वेस्ट एशिया और उधर चाइना वगैरह। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नई पहल हुई है इसमें एक रोल वहाँ की आर्मी का भी है जी। और आर्मी अब ये समझती है कि एनएसए लेवल पे जो आतंकवाद पे बातचीत होगी तो उनको परस्पर जानकारी मिलती रहेगी और उस जानकारी के हिसाब से वो हमको भी संबोधित करते रहेंगे कि उनकी क्या कंसर्न्स है, उनकी क्या मुश्किलात हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में गुलाब की संज्ञा इसलिए लागू होती है कि हम दोनों मुल्कों के बीच में एक सुगंध रहनी चाहिए जी। वो काफी अरसे से नजर नहीं आई जी। और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आके शुरू में पाकिस्तान के बारे में बातें कुछ कही इलेक्शन के दौरान, वो उनकी एक मैक्सिमलिस्ट अप्रोच थी, वो पाकिस्तान के साथ बातचीत के हित में नहीं थे। लेकिन अब उन्होंने एक राजनीतिक रिस्क लिया है और वो किसी भी नेता को लेना चाहिए अपने देश के मफाद में,
पीस के मफाद में और अंतर्राष्ट्रीय छवि जो हमारे भारत की होनी है उसके हिसाब से। और चूंकि वो बाहर के देशों को बहुत दौरा करते हैं, उनको शायद इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि भारत जो है वो पीस वार्ता में गतिरोध करने वाला मुल्क नहीं है जी। वो पीस को प्रमोट करने वाला मुल्क है। और उसकी जो वो छवि है उसके हिसाब से हमको पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट रखनी चाहिए। मैं आपको एक अंदर खाते की बात बताता हूं कि जब मनमोहन सिंह साहब मिले नरेंद्र मोदी साहब से, तो और मुद्दों के अलावा पाकिस्तान के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। मेरा ये मानना है कि अगर हमारी सरकार और उनकी सरकार इस बातचीत को की कुछ पेशरफ्त कर सकती है, इसमें पेशरफ्त कर सकती है, तो नरेंद्र मोदी इस बातचीत के दौरान अपने स्वयं के लिए और इस देश के लिए एक नया इतिहास बना सकते हैं। मतलब लेकिन उसमें उनको अपने ही जो परिवार के लोग हैं, राजनीतिक परिवार के लोग, उनकी नाक में नकेल डालनी पड़ेगी ताकि वो बातचीत ऐसी ना करें जिसके चलते माहौल खराब हो। आप मानते हैं कि ये भारत के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी अब है बनिस्बत पाकिस्तान के? भारत के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री पे ये जिम्मेवारी है कि हमारे देश के भीतर कुछ ऐसा ना हो बयानबाजी के तरीके से, जो अपने ही उनके पार्टी के लोग ऐसी बयानबाजी करें जिसके चलते इस वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो। लेकिन आपका मानना है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सेना और सिविल जो नागरिक सरकार है वो पूरी तरह पक्ष में है, वो ऐसा कोई गतिविधि नहीं करेगी जिससे कि मामला पटरी ये अपेक्षा की जाती है। और मैं समझता हूं इस मुद्दे पर बैंकॉक में बातचीत हुई होगी, क्योंकि बैंकॉक में जो बातचीत उन्होंने रजामंदी दी होगी तभी भारत आगे बढ़ा। देखिए ऐसा है, रजामंदी दोनों तरफ से होती है। बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।